नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आज हमारे साथ आरएसएस के प्रमुख नेता योगेश आभा जी मौजूद हैं अभी न्यूज़ में। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनके कार्यशैली के बारे में। सबसे नमस्कार सर। सबसे पहले आपको अभी न्यूज़ आपका अभिनंदन करता है, अपने स्टूडियो में अभी न्यूज़ परिवार आपका अभिनंदन करता है। आप अपने कार्य के बारे में, आप इतनी बड़ी शाखा से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से बहुत बड़ी शाखा है अपने आप में जो जानी मानी है, तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में और अपने कार्य के बारे में। सर्वप्रथम अभी न्यूज के सभी बंधुओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी संवाददाता, पत्रकार, न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तविक रूप से मैं संघ से सन 1974 से जुड़ा हुआ हूं और किसी न किसी रूप में आज भी हम स्वयंसेवक और मुख्य शिक्षक समन्वय शाखा के रूप में कार्यरत हैं। संघ अपने एक विचार के लिए शाखाओं के माध्यम से ही हमारे स्वयंसेवकों का निर्माण करता है और संघ को समझने के लिए शाखा पर आने पर ही ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। सर, अभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, उसके बारे में आपकी भावभीनी श्रद्धांजलि, दो शब्द उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके कार्यों के बारे में या उनके बारे में? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका जो कार्यकाल रहा वो एक अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। हम उनसे काफ़ी जुड़े रहे। उनकी रीति नीति, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सांगठनिक क्षमता, उनकी सत्ता चलाने की शैली। एक बार की मुझे याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी यहाँ आए थे वीएन पोद्दार में, तो उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि मेरा कोई भी विधायक, कोई भी व्यक्ति अगर किसी गलत काम के लिए कहता है तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कोई भी उस गलत काम को न करे, लेकिन मेरा कार्यकर्ता अगर कुछ कहता है तो उसको पूर्ण रूप से अमल करे। मुझे आज तक याद है कि ऐसा नेतृत्व आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने खुले मंच से ऐसी बात कही हो। इसके अलावा उनके दो कार्य बहुत अविस्मरणीय रहे, जैसे कि अपने कार्यकाल में श्री राम जन्मभूमि के लिए अपनी सत्ता को त्याग देना, दूसरा नकल विहीन परीक्षा लागू करना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कहते हैं सर कि पड़ोसी खुश तो हम खुश, पड़ोसी सुखी तो हम सुखी। पर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, आप देख तालिबान का जो एक अटैक चल रहा है महिलाओं के ऊपर, वो जो एक सुरक्षा का विषय बन चुका है वहाँ की महिलाओं के लिए, उसमें भारत की जो भूमिका है, जो पहले अफ़गानिस्तान अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश था, इस वक्त जो हालात हैं उसके, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ की महिलाओं की जो सुरक्षा आज के वक्त पर नहीं हो रही है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में पड़ोसी अच्छे होते हैं तो उसके परिणाम पड़ोस में अच्छे होते हैं, और पड़ोसी अलग मानसिकता के, तालिबानी मानसिकता के होते हैं तो उसका परिणाम पड़ोस में पड़ता ही है। दूसरा विषय, तालिबान में महिलाओं का शोषण होता रहा है। जब तक अफ़गानिस्तान के हामिद करजई, अब्दुल गनी खां जैसे व्यक्तित्व के हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने उसको काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। लेकिन तालिबानी मानसिकता के लोग जो इस्लाम और शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो उन्होंने कभी भी महिलाओं को महिला नहीं समझा, उन्होंने कभी भी नारी का सम्मान नहीं किया। ये उसी के दुखद परिणाम हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि अफ़गानिस्तान पूर्व में हमारे कालखंड के अंदर कांधार था, जिसे गंधार कहते थे, और वहीं की हमारी गांधारी थी। तो गांधारी का श्राप जो था वो आज तक फल फूल रहा है वहाँ पर। और उन्होंने नारी के ऊपर ही कहा था कि जैसा उनके साथ में हुआ है, गांधारी के साथ में, यह भूमि कभी भी सुखी नहीं रह सकती। भारत ने बहुत प्रयास किए इन दोनों नेतृत्वकर्ताओं को सहयोग देने के साथ साथ भारत ने बहुत विकास के काम वहाँ कराए हैं, लेकिन फिर वहीं आते हैं कि इस्लाम और शरीयत अपने हिसाब से चलती है। तालिबानी मानसिकता के लोग वो नहीं जानते कि शासन कैसे चलाया जाता है। उनका तो अपना खलीफा, अपने एक नियम कानून अलग होते हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नहीं चल सकती।
आज विश्व लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। विश्व की महान शक्तियों को, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, बड़े देश हों, भारत हों, इन सबको मिल कर के उसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कानून, कोई ना कोई ऐसी बंदिशें लगानी चाहिए जिससे वहाँ की नारियों का शोषण बंद हो और हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। बहुत सही बात कही कि भारत को ऐसा काम करना चाहिए जिससे वहाँ की नारी सुरक्षित हो, और अपने पड़ोसी देश के लिए पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ किया है भारत ने अफ़गानिस्तान के लिए, और आगे भी ऐसे ही करता रहे। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान पर मुसीबत आई है उसमें भारत अपनी भूमिका और प्रशासन अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाए, ये हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ एक और मेरा जो सवाल है आपसे, आरएसएस युवाओं को जोड़ने के लिए, जो आज के युवाएं हैं, जो उस आरएसएस की फर्म से जुड़ने के लिए आप क्या करते हैं उन लोगों के लिए, कि जो आरएसएस की चीज़ों को समझें आज के युवा, उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करते रहता है। जैसे अपना एक सूत्र है, अपरिचित को परिचित बनाना, परिचित को दोस्त बनाना, दोस्त को कार्यकर्ता बनाना, कार्यकर्ता को स्वयंसेवक बनाना। ये हमारी एक पद्धति है। उसमें हम जैसे शाखा पर सब बच्चों को बुलाते हैं, हमारा समय रहता है 6 बजे से 7 बजे तक हम शाखा पर जाएंगे। दैनंदिनी शाखाओं पर जाने का माध्यम यही है कि हम सुबह अपने कार्यकर्ताओं को जगा करके वहाँ ले जाएं, उनके साथ खेलें। शारीरिक खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, अन्य खेल हैं। उन खेलों से उनसे एक तो जातीय विषमताएं दूर होती हैं, सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है। मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी के साथ शरीर का घर्षण होने से शरीर सौष्ठव होता है, और सुबह की वायु मिलने से 100 दवा एक जंगल की हवा क्रियान्वित होती है। तो शाखाओं के माध्यम से वैचारिक क्रांति का युग है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो शाखा हमारी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, और हर दृष्टि में शाखा सब कुछ करती है और कुछ नहीं करती। स्वयंसेवक कुछ नहीं करता, सब कुछ करता है। जहाँ पर भी कोई चीज़ है वहाँ स्वयंसेवक खड़ा मिलेगा आपको, वैसे आप देखेंगे तो कुछ नहीं। इसलिए ये तो शाखा को जब ही समझ सकते हैं हम, जब हम संघ स्थान पर जाएं, शाखा में जाएं, स्वयंसेवकों के संपर्क में रहें, उसी से ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने इस अभी न्यूज़ के माध्यम से कि सभी नवयुवक अपने रोज़गारों के लिए, अपने लघु उद्यम कार्यक्रमों के लिए अपने रोज़गार भारती के साथ जुड़ें, और रोज़गार के नए नए विकल्प निकल रहे हैं, उनमें भी हम उनके साथ जुड़ेंगे तो शाखा के माध्यम से बहुत सी चीज़ें हमें लाभान्वित करेंगी। इसी के साथ सर एक और सवाल, अपने घर की तरफ आते हैं हम वापस। अभी तो हमने बाहर की बातें की, हमारी मथुरा में जो यमुना नदी है उसका जो हाल हो रहा है, जो घाटों पे जो पुराने घाटें हैं उनका अतिक्रमण जो किया जा रहा है, उन पर अतिक्रमण, गंदगी फैलाई जा रही है, उसके बारे में आप, उस विषय में जो एक बहुत मेन मुद्दा है मथुरा में इस वक्त पे, हमेशा से सालों से चलता आ रहा है, हज़ारों लाखों चीज़ें खर्च हो चुकी हैं और फिर भी कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, जिसके चीज़ के पीछे घाटें जैसी की तैसी हों, और कहते हैं ना बस से बदतर हालत होती चली जा रही है डे बाय डे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वास्तव में दीक्षा जी आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मथुरा में मुझे सामाजिक कार्यक्षेत्र और संघ के स्वयंसेवक होने पर गौरवान्वित होते हुए कहने में निसंकोच रूप से कह रहा हूँ मैं कि सामाजिक कार्य करते हुए मुझे लगभग 47 वर्ष हो गए, और मैंने अपने हाथों से इन घाटों को साफ़ किया है, और पूरी टीम हमारे साथ हमारे क्षेत्र की वहाँ लगती थी। और घाटों के महत्व की बात तो ये है कि मथुरा में गणेश टीले से लेकर के ध्रुव घाट तक 25 घाट हैं, जिसमें 12 घाट ये गणेश टीले से लेके और विश्राम घाट से पहले तक 12 घाट हैं, जिनको हम देवर्षि घाट कहते हैं। और इन घाटों का महत्व ये है कि जिनको भी मोक्ष प्राप्ति करनी है, देवर्षि खुश करने हैं, देवता खुश करने हैं, उनको इन घाटों पर स्नान, यज्ञ, दान, पुण्य करने का महत्व बताया है। इन घाटों पर स्नान करने से हमें देवर्षित्व प्राप्त होता है। 13वां घाट हमारा विश्राम घाट है, जो मोक्ष मुक्ति और मेन घाट है। वहाँ पर स्नान करने से आप जानती हैं कि यमुना की फांस से बचा जाता है, यमराज
की बहन माँ यमुना हैं, और यमद्वितीया पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, बहुत बड़ा स्नान का महत्व रहता है। उससे आगे हमारे 12 घाट हैं जिनको पितृ घाट कहा जाता है। वहाँ पर स्नान करने से, वहाँ पर यज्ञ करने से पितरों खुश होते हैं। तो एक यमुना मिशन नाम की एक संस्था जो यहाँ बनी है, उसने वास्तव में इन सब घाटों के महत्व को छीन कर दिया है, और ऐसा लगता है कि इस आड़ में वो अवैध कब्जे करने के मूड में हैं। नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में करने की उनकी एक प्लानिंग है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश है इसमें, और बहुत बड़े बड़े लोगों के इसमें हाथ हैं। जब मैं डॉक्टर सर्वग्राम मिश्र जी से एक बार मिला था 2/11/18 को, तो उन्होंने 3/11/18 में और इन लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च कराई थी, जिसकी कॉपी भी है हमारे पास। लेकिन क्योंकि इन प्रकरण ये लोग पैसे बहुत खर्च करते हैं, और जहाँ तक होता है बहुत से लोगों को ये खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनका जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जो बॉम्बे में रहता है, प्रदीप बंसल, जिसके नाम FIR हुई थी, वह व्यक्ति P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम का पार्टनर रहा है, और भारत के अंदर MCX का जो सट्टा होता है उसको भी वो डील करते हैं। तो उस पैसे को ये नंबर 1 में करने के लिए ऐसी प्लानिंग से ऐसी योजनाएं बनाते हैं, और उन्होंने एक समानांतर इन पुराने घाटों को ख़त्म करने के लिए एक साजिश के तहत ऐसा किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मथुरा में जवाहर बाग कांड हुआ था, उसकी तर्ज पर यह एक दूसरी ओर जवाहर बाग दूसरा तैयार होने की ओर जा रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे लोकल यहाँ के मंत्री, सब लोग इस पर ध्यान दें, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह बहुत दुखद बात है। लेकिन यमुना पवित्र हो, यमुना की सच्चाई को उजागर करने के लिए, घाटों के महत्व को परिलक्षित करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम प्राण के साथ इन सब को उजागर करेंगे और घाटों को इन गुंडों से मुक्त कराएंगे। बहुत सही बात। कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो भक्तों की भक्ति, जो यमुना माँ के प्रति जो लोगों का भाव है, वो इस चीज़ से आहत होता है, क्योंकि वो गंदे नालों को जाते हुए देखते हैं, पानी मिलता हुआ देखते हैं, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो, जो हम लोगों के लिए तो यूज़ टू हो चुका है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो, जो जिस भाव से वो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो अगर ऐसा हाल देखें तो क्या प्रभाव जा रहा है, लोगों की भक्ति कितनी आहत हो रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सर, ये तो रहा मथुरा की पहली समस्या, और रही अब दूसरी समस्या की बात करते हैं हम, बंदरों की समस्या। अभी न्यूज़ डेली लाइव करता है इस चीज़ के ऊपर, जगह जगह नारेबाजी हो रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, हर जगह बोर्ड लग चुके हैं आज के वक्त पे कि बंदर भगाओ, सुरक्षा पाओ, इस मतलब क्या ना, मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए? प्रशासन को जागरूक होना चाहिए मथुरा की समस्या के लिए। बिल्कुल ठीक है दीक्षा जी, ये बंदरों की समस्या मथुरा में और ब्रज में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और इससे निजात मिलनी ही चाहिए। कोई धर्म की आड़ में कुछ कहना चाहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर व्यक्ति की जान है तो सब कुछ है। इसलिए हमको कोई ना कोई प्रपोजल्स, कोई ना कोई प्लानिंग्स, कोई ना कोई योजना इस तरीके की तैयार करनी चाहिए कि हम नहीं कहते कि हम बंदरों को कुछ कर देंगे, बंदरों के लिए बंदर सफारी बनाएं, उनके रोकने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें। उनके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मथुरा 84 कोस की परिक्रमा है, उसमें कुछ क्षेत्र को हम ऐसा कर दें कवर्ड, कि जहाँ पर केवल पेड़ पौधे हों और उसके अंदर बंदरों को रखा जाए, जिससे जिन किसी को भी कुछ दान करना है, कुछ पुण्य करना है, वो उस स्थान पर उनको डालें, लेकिन बंदर आम जनता को परेशान न कर सके और बंदरों से मुक्ति मिले। ये मथुरा की जनता की बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल इससे निजात मिलनी चाहिए। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और मथुरा के नेतृत्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं आपके अभी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यह बहुत ज़बरदस्त समस्या है मथुरा, वृंदावन और ब्रज में। इससे निजात मिलने के लिए सभी को प्राण के साथ आपकी न्यूज़ के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से सबको जुड़ना चाहिए, और इससे निजात मिलनी चाहिए। तो ये थे योगेश आभा जी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया आरएसएस के बारे में, यमुना मिशन के बारे में, या यमुना माँ की गंदगी के बारे में। ऐसे ही जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a
family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job,